हेलो फ्रेंड्स, द सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। आज के इस नए वीडियो में विश्व इतिहास का एक नया चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंडियन फोर्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवं इस चैप्टर से बहुत तरीक़ा के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे, जहाँ पे ये आपका पहला पार्ट होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट और भी मतलब जो आगे होगा, जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर यूरोप क्या है और उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा या उसके क्रांतिकारियों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि महाद्वीप कितने हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, लेकिन इस चैप्टर में केवल हम फोकस करेंगे यूरोपीय महाद्वीप में। महाद्वीप के बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग अपने देश के प्रति प्रेम करें एवं सामाजिक व्यक्ति अपनी सामाजिक सौहार्द को बनाए रखे, समाज में प्रेम की भावना हो एवं एकता की भावना स्पष्ट रूप से एक दूसरे में दिखाई दे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद ऐसा माना जाता है कि यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही आ गया। पुनर्जागरण काल क्या है? तो पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच जो अवधि आया, उसमें यूरोप के सभी लोगों ने नवीनतम विचार एवं नवीनतम जीवन शैली अपनाने लगे। उसी अवधि को पुनर्जागरण काल के रूप में जानते हैं। लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद की एक नई दिशा दे दी और उसके बाद नेपोलियन के शासन ने यूरोप में राष्ट्रवाद का काफ़ी आक्रामक रूप प्रदान कर दिया। लेकिन 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के महाशक्तियों ने जैसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा मिल करके एक सम्मेलन किया जिसको वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो 1815 ईस्वी में किया गया था। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी नई व्यवस्था जो नेपोलियन के आक्रमण एवं फ्रांसीसी क्रांति के आक्रमण के कारण आया था, अर्थात राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आई थी उसे नष्ट करके राजतंत्र को बढ़ावा देना, अर्थात पुरानी व्यवस्था को लागू करना, इसी के उद्देश्य से वियना सम्मेलन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय महाशक्तियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो बाद में चल करके यूरोप का एक नया शासक के रूप में सामने आया। इसके साथ ही वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन का पतन एवं मेटरनिख शासन का मेटरनिख यूरोप के शासक बनते ही यूरोप के जितने भी देश थे उन सभी देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन काम करने के लिए उन्हें अलग अलग रियासतों में तोड़ करके अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन काफ़ी दिनों तक कायम रखा। यूरोप में नए शासक के साथ ही हम इस चैप्टर में अब अलग अलग देशों पे नए शासक का क्या प्रभाव पड़ा उसको हम पढ़ेंगे। यूरोप में नए शासक के साथ ही यूरोप के सभी देशों पे अलग अलग तरीके से क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांस में वियना सम्मेलन के बाद लुई 18वां को शासक बनाया गया था,
जो बुर्बो वंश का था, एवं मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था ये भी बुर्बो वंश का ही था, जो एक कट्टर सत्तावादी या निरंकुश शासन के लिए जाना जाता था एवं इनके शासनकाल में राष्ट्रवादियों की कोई महत्व नहीं होती थी। लुई 18वां शासक बनते ही इसने इसकी बदलती हुई नई परिस्थिति के बारे में समझा एवं नई परिस्थिति एवं पुरानी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने हेतु एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जो 2 जून 1814 को लागू किया गया था। आगे चल कर के इसे समान नागरिक संहिता के नाम से भी जाना गया था, जो 1848 तक ईस्वी तक कायम रखा। लेकिन इस संवैधानिक घोषणा पत्र में 1830 में चार्ल्स एक्स के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, जो जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1830 के पहले फ्रांस का शासक चार्ल्स एक्स था एवं उसका प्रधानमंत्री पोलिग्नेक था, जो एक निरंकुश शासक या कट्टर सत्तावादी के रूप में कार्य। पोलिग्नेक कट्टर सत्तावादी एवं निरंकुश शासक होने के कारण समान नागरिक संहिता के जगह पर अभिजात्य वर्ग की स्थापना करने लगा। यानी समान नागरिक संहिता का मतलब था कि इसमें सभी वर्गों को समान अधिकार दिया गया था, वो राष्ट्रवादी हो या कट्टर सत्तावादी हो या कुछ भी। लेकिन पोलिग्नेक ने इन समान नागरिक संहिता के जगह पर अभिजात्य वर्ग की स्थापना करना चाहा, अर्थात इसमें केवल बड़े बड़े लोगों को ही समान देने की अनुमति थी। इस नए अध्यादेश के कारण राष्ट्रवादियों ने काफ़ी असंतोष व्यक्त किया एवं जगह जगह पर प्रदर्शन किए, जिसके कारण पोलिग्नेक क्रोधित होकर के 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लाना चाहा। इन अध्यादेशों में ऐसा था जिसमें राष्ट्रवादियों को पूरी तरह से गला घोंट देना चाहता था, अधिकारों से वंचित रखना चाहा। इन 4 अध्यादेश के विरोध में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया, जो गृह युद्ध का रूप ले लिया एवं उस गृह युद्ध को ही जुलाई 1830 की क्रांति के रूप में जानते हैं। और इस क्रांति का प्रभाव ऐसा हुआ कि चार्ल्स एक शासक एवं पोलिग्नेक प्रधानमंत्री को फ्रांस से पलायन करना पड़ा और वहीं पे बुर्बो वंश का अंत हो गया एवं नए वंश आर्ले वंश के रूप में सामने आया, जिसका नया शासक लुई फिलिप बना, जो जनता राष्ट्रवादी या पत्रकार के सहायता से बना था। आर्ले वंश का लुई फिलिप जो राष्ट्रवादी था, लेकिन धीरे धीरे चल करके ये भी महत्वाकांक्षी बना गया, जिसको इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि 1830 की जो क्रांति थी उसका यूरोप के अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो सभी लोगों को लगने लगा या सभी देशों को लगने लगा कि अब जो यूरोप में कट्टर सत्तावादी जो था या जो शासन था, निरंकुश शासन, अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है एवं वियना सम्मेलन जो पुरातन व्यवस्था को लागू करने के लिए किया गया था, अब वो निर्मूल साबित होने लगा है, यानी अब उसका प्रभाव कम होने लगा है। एवं उसके साथ ही अन्य देश जैसे इटली, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, बोहेमिया जैसे यूरोपीय देशों में जहाँ बुर्बो वंश का ही निरंकुश शासन था, वहाँ पे वर्तमान शासक के खिलाफ आंदोलन होने लगे। वहीं पे राष्ट्रवाद की मांग तेज हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार चलते चलते इसी चैप्टर को देख लेते हैं कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पहले महाद्वीप के बारे में हम पढ़े, उसके बाद जाने कि राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा पुनर्जागरण काल के बारे में जाने, उसके बाद वियना सम्मेलन हुआ जो पुरातन व्यवस्था को लागू करने के लिए किया गया था, एवं
उसके बाद फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़े, जब उसका वियना सम्मेलन के बाद लुई 18वां शासक बना और संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया, जिसमें चार्ल्स एक्स के शासनकाल में कुछ परिवर्तन हुए जो 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है दोस्तों, आज के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, जहां हम देखेंगे कि आर्ले वंश का लुई फिलिप जो हुआ फ्रांस को कहां तक और कैसा शासन किया। उसके